एक लेडी डॉक्टर लखनऊ के एक थाने में जाती है और जाने के बाद बड़ी सकपकाई हुई सी थी। असल में वो बातचीत तो करना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर से हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी कि आखिरकार वो अपना सवाल कैसे पूछे। आखिरकार उसने एक संतरी के पास जाती है, जाकर बताती है कि मेरा नाम ये है, मैं फला जगह से आई हूँ, मुझे किसी साहब से बात करनी है। जैसे ही साहब का नाम आता है तो कहते हैं कि आप अंदर जाओ, जाकर बात कर लो। अब साहब के पास जाती हैं, जाने के बाद पूछती हैं कि सर मैं बस एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये डिजिटल अरेस्टिंग क्या होती है। तो इतना सुनने के बाद जो साहब अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो लेडी डॉक्टर की तरफ देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा भी तो कोई प्रावधान नहीं आया है कि किसी को भी डिजिटल रूप से अरेस्ट कर लिया जाए। जैसे ये बात सुनी जाती है, उसके बाद वो लेडी डॉक्टर कुर्सी वहाँ पर पड़ी हुई थी, कुर्सी पर बैठ जाती है और ऐसे जैसे क्या उसमें बेदम हो जाता है कोई इंसान, बोलने की या कुछ समझने की स्थिति में नहीं रहता। तब वो अधिकारी कई बार आवाज़ लगाता है, मैडम मैडम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तभी मैडम को होश में लाने की कोशिश की जा रही थी। मैडम होश में आती है और उससे पूछा जाता है कि आखिरकार आपके साथ हुआ क्या है? मैडम कहती है कि मैं 2 करोड़ 81 लाख रुपए डिजिटल अरेस्टिंग के मामले में अब तक दे चुकी हूँ। जैसे ही वो ये बात कहती हैं, ये मामला सोशल मीडिया पर, ये मामला अखबारों में, ये मामला टेलीविज़न पर इस कदर वायरल होने लगता है, संभवतः बताया जाता है कि भारत के इतिहास में इससे बड़ी डिजिटल अरेस्टिंग अभी तक हुई नहीं है। क्या मामला है और कौन है वो लेडी डॉक्टर? क्या हुआ था उनके साथ? कि आगे क्या हुआ? इस पूरी कहानी को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। हालाँकि आप इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस की ज़रूर तारीफ़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने उन अपराधियों तक पहुँच भी गई है और बहुत बड़ी मात्रा में पैसों को वापस भी ले आए थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। वहाँ का एक इलाका है कृष्णा नगर। दरअसल 1 अगस्त 2024 की सुबह की ये बात है। एक अनजान नंबर से एक लेडी डॉक्टर के पास फ़ोन आता है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं ट्राई से बात कर रहा हूँ। लेडी डॉक्टर ने पूछा कि ट्राई क्या मतलब? वो कहता है कि मैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ और आपके नाम पर जितने भी सिम कार्ड इशू हैं, वो सारे के सारे सिम कार्ड बंद किए जा रहे हैं। क्या मेरी बात डॉक्टर रुचिका टंडन से हो रही है? जैसे ये बात कही जाती है तो रुचिका टंडन परेशान हो जाती हैं। कहती हैं कि आपको पता नहीं है कि मेरा नंबर कितना इम्पोर्टेंट है? मेरा नंबर बैंकों में, मेरा नंबर स्टूडेंट को, सब जगह पे तो बटा हुआ है। आपको पता नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं? वो पूछता है कि हाँ, मैं जानता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। आप एसजीपीजीआई यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन बात कर रही हैं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो व्यक्ति बात कर रहा था, डॉक्टर साहिबा थोड़ी सकपका जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, एक बार को शांत हो जाती हैं। पूछती हैं कि आखिरकार बात क्या है? वो कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ मुंबई के क्राइम ब्रांच जो साइबर सेल है, वहाँ पर 20 शिकायतें आई हैं तुम्हारे अलग-अलग नंबरों से। तो तुम्हारे नाम से 20 से ज़्यादा नंबर हैं और आपको पता नहीं है आपके इन नंबरों से कितने-कितने बड़े अपराध हो रहे हैं। सीधे-सीधे राष्ट्रीय हित को तुम चोट पहुंचा रही हो और कहती हो कि आप किससे बात कर रहे हैं? इस तरह की जो बात सामने वाला व्यक्ति कहता है, डॉक्टर रुचिका इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, वो कहती हैं कि सर मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे बताइए, आप मेरी हेल्प कीजिए। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ आपके नंबरों को बंद करने का आदेश लेके आया हूँ। अब बात तो आपसे सीबीआई के ऑफिसर हैं आईपीएस राहुल गुप्ता, वही बात करेंगे, आप उनसे बात करना। इससे पहले कि वो फ़ोन कटता, इससे पहले कि वो डॉक्टर कुछ समझ पाती, सही हो पाती, अपने आप को किसी तरकीब से वो रिलैक्स फ़ील कराती या फिर कुछ करती, इसी बीच में एक वीडियो कॉल आती है और जैसे वीडियो कॉल आती है तो वो थर-थर काँपने लगती हैं। दरअसल सामने एक ऑफिसर है, उस ऑफिसर का चेहरा दिखाई दे रहा है। उसे देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है जैसे कि ये आईपीएस ऑफिसर है, क्योंकि उसकी जो पहनावा है, उसका जो तरीका है, उसको देखकर सहज पढ़ा-लिखा आदमी तो कोई भी समझ जाएगा कि ये किसी बड़े ऑफिसर का है। डरते-डरते उन्होंने उस फ़ोन को रिसीव कर ही लिया। आखिरकार वो वीडियो कॉल थी। हालाँकि उधर से सिर्फ़ फ़ोटो दिखाई दे रहा है, इधर से चेहरा दिखाई दे रहा है और जो चेहरे की जो डर था, वो साफ सामने वाले व्यक्ति को दिखाई दे रहा है। उधर से वो व्यक्ति कहता है कि मैं आईपीएस राहुल गुप्ता बात कर रहा हूँ, सीबीआई ऑफिसर। मैडम क्या आपने नरेश गोयल का नाम सुना है? तो इधर से लेडी डॉक्टर कहती हैं कि मैं समझी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं नरेश गोयल की बात कर रहा हूँ। क्या आपने उसका नाम सुना है कि नहीं सुना है? तो डॉक्टर साहिबा मना कर देती हैं कि मैंने तो ऐसा कोई नाम नहीं सुना है। वो कहते हैं कि जेट एयरवेज़ जो हवाई जहाज़ वग़ैरह हैं वो उनके खुद सारे वो हैं, जेट एयरवेज़ के मालिक हैं और उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग हुई है
और आपके खाते में उनके नाम पर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो आपके खातों में भेजी गई है। जैसे ये बात कही जाती है कि मेरे खाते में क्यों भेजी जाएगी मेरे पास? बोले मैडम शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, मुंबई में आपके नाम से कई खाते चल रहे हैं जिसमें बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं और आपको इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि उन पैसों से बच्चों की, महिलाओं की तस्करी की जा रही है। अब आपको पता नहीं है, साथ ही कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठनों को आपके तरफ से पैसे भेजे जा रहे हैं जिनका टेररिस्ट आतंकवाद से सीधा-सीधा ताल्लुकात है। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने ये बात सुनी, लेडी डॉक्टर थर-थर काँपने लगती हैं, वो समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार करें तो क्या करें? तब इधर से कहा जाता है कि आपको मुंबई आना होगा और मुंबई में आने के बाद आपसे बातचीत होंगी, आपसे पूछताछ होगी, अगर आप पूछताछ के लिए तैयार हैं तो बताइए। वो कहती हैं कि आपको पता नहीं मैं कहाँ से बात कर रही हूँ? वो बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप लखनऊ से बात कर रही हैं, 2 घंटे के अंदर-अंदर आपको मुंबई आना है। अब ऐसी कोई अभी तक मशीन नहीं बनी कि किसी भी व्यक्ति को हज़ारों किलोमीटर 2 घंटे या 1 घंटे में एकदम से पहुँचा दे, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। अगर हवाई जहाज़ का भी टिकट लिया जाए, तो उसके लिए भी काफ़ी दिन पहले जाके उसको अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर टिकट मिलता है हवाई जहाज़ का। उसके लिए भी टाइमिंग होता है, लेकिन एकदम से अगर 2 घंटे में कोई कहे तो शायद पॉसिबल नहीं है। लेडी डॉक्टर परेशान हो जाती हैं। अब अभी सबसे पहला फ़ोन ट्राइस से था, दूसरा फ़ोन सीबीआई से था, फिर कुछ देर के बाद ईडी का फ़ोन आ जाता है। ईडी का जैसे ही फ़ोन आता है, अब पैसे के लेन-देन की वाली बात थी। वो मैडम साफ-साफ मना कर देती कि मैं तो मुंबई नहीं आ सकती। वो कहते हैं कि मुंबई नहीं आ सकती तो आपके लिए एक ऑप्शन है, आप ऑनलाइन बात कर सकती हैं, यानी कि आपको ऑनलाइन अरेस्टिंग देनी पड़ेगी कि हमें आप दिखाई देती रहें, कहीं ना जाएँ, किसी से बात ना करें। यदि आपने किसी से बातचीत करने की कोशिश की, अब चाहे वो आपका परिवार का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो कोई ऑफ़िसर हो, आप जिससे भी बातें करेंगी, उस व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर लेंगे और उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में उसे जेल भेजा जाएगा। कम से कम 20 साल की सज़ा हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, अगर आपने किसी से बातचीत करने की कोशिश की। लेडी डॉक्टर समझ नहीं पा रही थी कि करूँ तो करूँ क्या? और ये कुछ ही घंटों की प्रक्रिया थी। फिलहाल लेडी डॉक्टर को कहा जाता है कि आप अपने कमरे में जाइए, आप अपने घर के किसी भी सदस्य से बात नहीं करेंगे। आप टॉयलेट में जाएँगी तो बात करके जाएँगे, आप पानी पिएँगे तो बात करके पिएँगे, आप कुछ खाएँगे तो अब हमसे बताएँगी। कुल मिलाकर जो लेडी डॉक्टर होती है, वो तैयार हो जाती हैं कि मैं आपको डिजिटल अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ। यानी कि डिजिटल अरेस्टिंग एक कोई भी व्यक्ति होगा, वो ऑनलाइन रहेगा, वो दिखाई देता रहेगा, सामने वाले की कॉल चलती रहेगी। इसके लिए जब वो मैडम तैयार हो जाती हैं, तो सबसे पहले उन्हें आदेश दिया जाता है कि आपको सबसे पहले एक नया मोबाइल खरीदना है, नया नंबर लेना है, सब कुछ नया होना चाहिए और उसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। मैडम तैयार हो जाती हैं और तैयार होने के बाद वो क साफ-साफ कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो हम कोर्ट में कुछ ऐसे दस्तावेज़ हैं, आपकी बातचीत की रिकॉर्डिंग है, सब कुछ इस तरह से उन्होंने पूरा माहौल बनाया। मैडम ने कुछ बोलना जैसे शुरू किया, तो सामने वाले व्यक्ति ने इंग्लिश में जब डाँट पिलाई है, तो डॉक्टर साहिबा चुप हो जाती हैं। करूँ तो क्या करूँ? सामने वाले व्यक्ति जो थे वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, तो कभी हिंदी में बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, सलीके से बात कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर कुछ डिटेल्स आनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि कोर्ट का भी आदेश आ जाता है, सीबीआई का भी आदेश आ जाता है, ईडी का भी आदेश आ जाता है, ट्राई का भी आदेश आ जाता है। जब सारे आदेश आने लगते हैं तो उसके बाद फिर कहा जाता है कि आपकी डिजिटल अरेस्टिंग हो ही चुकी है। आपके पास हम एक फ़ॉर्म भेज रहे हैं। उस फ़ॉर्म में जो लिखा हुआ है उसकी डिटेल आपको बोलनी है और जितनी भी डिटेल आपसे माँगी जा रही है वो डिटेल हमें प्रोवाइड करा दीजिए और आप दोषी होंगी तो ही आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि आप निर्दोष आप दोषी नहीं हैं तो आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई होगी? और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह से वो अब व्यक्ति जो अलग-अलग रूप में आ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने पूरा-पूरा भरोसा दिलाया कि मैडम जिस तरह से मैं आपको देख रहा हूँ, आप वाक़ई बहुत जेन्युइन हैं, बहुत पढ़ी-लिखी हैं, इसलिए आप कभी ऐसी गड़बड़ नहीं कर सकती। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। बस ये डिटेल है, इन डिटेल को उपलब्ध करा दीजिए और उसके बाद हो सकता है कि आपकी राहत कुछ आसान मतलब मंज़िल कुछ आसान हो जाए। कुछ इस तरह की बात थी। जो फ़ॉर्म था उसमें उनके नाम, पता, डिटेल, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने बैंक खाते हैं, तमाम छोटी से छोटी जानकारी, कितने दोस्त हैं और परिवार में किस-किस की नौकरी लगी है, एक-एक जानकारियाँ जो थीं उस फ़ॉर्म के अंदर थीं। अब सामने वाले व्यक्ति ने हर एक छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। पूछा गया कि आपके नाम से कितने बैंक में खाते हैं, कितने फिलहाल जिनका तुम इस्तेमाल कर रही हो, हम मिलान करेंगे क्योंकि आपके नाम से जो फर्जी खाते खोले गए हैं, आपके नाम से जो फर्जी सिम कार्ड लिए गए हैं, इस तरह की जो पूरी जानकारियाँ थीं, वो मैडम ने क्रॉस वेरीफ़ाई करने के लिए बात थी कि क्रॉस वेरीफ़ाई होगा, आपके पास कितने संचालित हैं और जितने टेररिज़्म या फिर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, कोई संगठन है, इस तरह से कितने लोगों ने आपके नाम से फर्जी तरह से सिम कार्ड निकाले हैं और कितने तरीके से
खाते तैयार किए गए हैं। कुछ इस तरह की बात थी। मैडम तैयार हो जाती हैं। अब तैयार हो जाती हैं, उस बीच में उन्हें जब रात हो जाती है तो उन्हें कहती हैं मुझे नींद आ रही है। बोले ठीक है, आप सो सकते हैं लेकिन कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। मैडम सो जाती हैं। पूरे दिन की यही प्रक्रिया चल रही थी। बच्चों ने पूछने की भी कोशिश की कि माँ तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। तो कहती है मैं कोई बिल्कुल परेशान नहीं हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं कमरे में रहना चाहती हूँ। कुछ इस तरह की बात थी। रात हो जाती है, दिन निकलता है, फिर से वो लोग कॉल पे आ जाते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है। नया नंबर था ही, उसमें एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर दिया जाता है जिससे क्या हर वक्त वो वीडियो कॉल पर दिखाई देती रहें, ताकि किसी से बातचीत तो नहीं कर रही हैं, कुछ भी तो नहीं कर रही हैं। इस तरह से अपना सिलसिला अपना शुरू कर देती हैं और अपने बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी देनी उनकी शुरू कर दी जाती है। अब ये सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन 2 दिन, यानी कि 1 तारीख को ये फ़ोन आता है, 2 तारीख को बात चल रही थी। अब 3 तारीख यानी कि 3 अगस्त 2024 की जो तारीख आती है, वो मैडम के लिए बहुत भयानक तारीख थी। उन्होंने इस बात की कल्पना नहीं की थी। दरअसल उनसे कहा जाता है कि आप बैंक जाइए, उनका एक खाता होता है एसबीआई बैंक में, वहाँ जाती हैं, उनसे कहते हैं कि आप ऑनलाइन रहेंगी, वीडियो कॉल होती रहनी चाहिए, कोई भी आपसे बात करेगा उससे ज़्यादा बात नहीं करनी है, न पे तो सवाल, क्योंकि हमें तुम्हारी हर एक छोटी से छोटी जानकारी मिलती रहेगी। एसबीआई में उनका खाता होता है, उसमें 1 करोड़ रुपए की रकम थी और इस 1 करोड़ रुपए की रकम को एक दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करने की बात कही जाती है। ये कहा जाता है कि आपके पास जितने भी रुपए हैं, अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो आपके बैंक खाते में पड़े हैं, चाहे वो आपकी एफडी हो या फिर अन्य कोई राष्ट्र बचत योजना में, कुछ भी आपके पास जितना पैसा है, आपके पास चाहे ज्वेलरी है, कुछ भी है, सबके सबको आपको एक जगह इकट्ठा करना है। जितने भी खाते हम दे रहे हैं वो सारे के सारे पैसे इन खातों में ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। 3 अगस्त 2024 को एसबीआई के खाते से 1 करोड़ रुपए की रकम जब भेजी जा रही थी, तो सामने बैंक मैनेजर कह रहा था कि मैडम आज तुम थोड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं सर, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और 1 करोड़ रुपए की रकम जो बताए गए खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसके बाद फिर 4 तारीख आती है और वही सिलसिला था, लगातार वो ऑनलाइन थी, दिखाई दे रही हैं, क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किससे बात कर रही हैं और कितनी बात करनी है, ये सब कुछ वहाँ से आदेश दिया गया था। 5 तारीख आती है, यानी कि 5 अगस्त आती है। 5 अगस्त को उनकी इंडियन बैंक के अंदर जो खाता था, उस खाते से 50 लाख रुपए की रकम किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करवा दी जाती है। इसी दिन यानी कि 5 अगस्त को ही पीएनबी के खाते से 12 लाख रुपए एक बार, 40 लाख रुपए एक बार, 15 लाख रुपए एक बार, कुछ इस तरह से 5 अगस्त को 4 बार में 50 लाख, 12 लाख, 40 लाख, 15 लाख ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है। उन्हें याद दिलाया जाता है कि देखो, याद करो, सोचो कि आपके और कहाँ-कहाँ कितने-कितने पैसे पड़े हुए हैं। जो आपके अंडर में हैं, जिन्हें आप संचालित कर रहे हैं, उन्हें फिर याद आता है कि हाँ, मेरे एसबीआई में एक और खाता है और उसमें से कुछ पैसे पड़े हुए हैं। तो 6 अगस्त 2024 को एसबीआई के खाते से 15 लाख रुपए फिर से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एसबीआई के खाते से 2 लाख रुपए और बचते हैं, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। 7 अगस्त आ जाता है। 7 अगस्त आने के बाद फिर वही बातचीत का सिलसिला चल रहा था, उनसे पूछताछ चल रही थी। उनको लगातार जो सीबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से, ट्राई की तरफ से, जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से लेटर दिए जा रहे थे, बाकायदा मोहर लगी हुई थी। उन्हें देखकर कोई भी ये समझ ही नहीं सकता कि वो डुप्लीकेट हो सकते हैं। उनको देखकर कोई भी समझ जाएगा कि ये ओरिजिनल हैं। कुछ इस तरह के सवाल जब मैडम ने किए तो सामने वालों की तरफ से जवाब भी ऐसे आए थे कि जैसे कि अब बिल्कुल सही जानकारी है, कोई गलत हो ही नहीं सकता। 8 तारीख जब आती है, 8 तारीख को अब वो कहती हैं कि मेरे पास अब ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 लाख रुपए बचे हैं। ठीक है, तो उन्हें भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब मैडम के 7 खाते होते हैं। 7 खातों से 5 खातों में 2 करोड़ 81 लाख रुपए की रकम 3 अगस्त 2024 को शुरू होती है, 8 अगस्त 2024 तक ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब इस रकम को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसके बाद भी वो लाइन पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो सारी रकम लेके वो शांत हो जाते हैं। मैडम को थोड़ा-सा होश आने लगता है। वो कहती हैं कि कम से कम जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वहाँ जाने के बाद देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो। हालाँकि उसने काफ़ी क्रॉस वेरीफ़ाई किया था, सारे कागज़ देखे थे, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए अपने कुछ कि कहीं न कहीं कुछ राहत मिल जाए। नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती हैं और वहाँ वहाँ जाने के बाद जो एसएचओ होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, उनसे बातचीत करती हैं और सबसे पहले एक ही सवाल करती हैं, साहब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये डिजिटल अरेस्टिंग होती क्या है?
तो मैडम से जब ये पूछा जाता है कि आप क्यों पूछ रही हैं, वो बोले बस मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, जानना चाहती हो मैडम, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई कानून भी नहीं बना कि किसी को भी डिजिटल के रूप में अरेस्टिंग कर ली जाए, यानी कि ऑनलाइन अरेस्टिंग। वहाँ ना पुलिस पहुँचेगी, वहाँ ना कोई अधिकारी पहुँचेगा, और वो अपने ही घर में सिर्फ कैमरे के सामने रहेंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस तरह की। जैसे ही मैडम यानी कि लेडी डॉक्टर ने ये बात सुनी, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती हैं, कुर्सी पे बैठ जाती हैं। बेहोशी जैसी हालत थी, ना कुछ बोलने की स्थिति में थी, ना ही कुछ सुनने की स्थिति में थी। ऑफिसर बार बार उन्हें आवाज़ लगा रहा है, मैडम क्या हुआ, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है, आप कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, तमाम तरह के सवाल थे। वो सवाल उस मैडम के कानों में पहुँच ही नहीं रहे थे, क्योंकि 2 करोड़ 81 लाख रुपए की रकम 4-5-6 दिनों के अंदर ही वो अलग अलग 5-6 खातों में पहुंचा चुकी थी, और उनकी ज़िंदगी में जितनी भी गाड़ी कमाई थी सब जा चुकी थी। अब वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। कुछ देर के बाद उनसे एक तहरीर ली जाती है, एफआईआर दर्ज कराई जाती है, और जब एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अखबार में ये प्रकाशित होता है तब भी वायरल हो जाता है। उसके बाद टेलीविज़न पर खबर चलने लगती है कि संभवतः इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली ऐसी घटना थी कि डिजिटल अरेस्टिंग के नाम नाम पर 3 करोड़ रुपए के आसपास, लगभग 3.25 करोड़ रुपए के आसपास की रकम ले ली जाती है। अब उसमें जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी वो सक्रिय हो जाती है, और जैसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्रिय होती है तो ये मामला एसटीएफ को दिया जाता है, स्पेशल टास्क फोर्स को, कि तुम्हें इस मामले की पड़ताल करनी है, क्योंकि जो मैडम होती हैं वो संजय गांधी, और उनका पोस्ट ग्रेजुएट जो कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज, तो उसकी वो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं। जाहिर सी बात है, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ कोई इस तरह से चल कैसे कर सकता है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, 10 से 15 दिन का समय बीत जाता है। इस महीने यानी कि अगस्त का अंतिम दिन आ जाता है, 31 अगस्त 2024 को आखिरकार उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। पता चलता है कि जिन खातों में रकम गई थी वो तो बेहद गरीब लोग थे, उन्हें कुछ लालच देकर उनके खातों में रुपए डलवाए गए थे, और इन रुपयों का उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल कर लिया गया था। कुल मिला के पुलिस ने जब अपना कहती है कि पुलिस अगर अपनी सिपाही जाए, पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे, तो ज़मीन की जो 7 तह होती हैं, गहराई होती है, उसके खोद के भी अपराधी को बाहर निकाला जा सकता है। दुनिया से भाग सकता है, लेकिन पुलिस से अपराधी कभी भाग ही नहीं सकता। आखिरकार पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बताया जाता है कि हरिप्रिया प्रधान नाम की कोई महिला थी, वो गैंग लीडर होती है इनकी, जो कि उड़ीसा की रहने वाली होती है। जितेंद्र कुमार यादव जो कि प्रयागराज से होता है, हितेश उर्फ ज्ञानचंद जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है, राजस्थान के जयपुर से लोकेश जैन होता है, और राजस्थान के बूंदी जिले का रहने वाला पवन जैन होता है। इन सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और 11 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद लगभग इनके हवाले से, इनके कब्जे से बताया जाता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 2 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली जाती है। साथ ही जैसे ही ये एफआईआर दर्ज कराते हैं तो 27,88,000 रुपए की रकम को बैंक में फ्रीज कर दिया जाता है कि उसे कोई निकाल ना सके। इसलिए जो पैसे थे लगभग उन वहाँ तक, करीब तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन पूरे पैसे अभी मिल नहीं पाए हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार पिछले महीनों की अगर हम बात करें तो पिछले महीनों में कितनी ठगी हुई है, तो एक अखबार जो कि दैनिक भास्कर है, उसकी एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। उसमें बताया जाता है कि 4 महीने में, यानी कि पिछले 4 महीने, अभी सितंबर चल रहा है और उससे पीछे आप वापस करेंगे तो 400 करोड़ रुपए की इसी तरह से डिजिटल ठगी हुई है। और मैं किसी और की बात क्यों करूँ, मेरे ही अपने घर में जो एक स्कूल में हेडमास्टर हैं, मेरे ताऊ जी के बेटे, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। जब वो अपने स्कूल में होते हैं तो उनको बाकायदा उनके नाम से पुकारा जाता है, क्या मेरी बात उनसे हो रही है, तो ठीक है बात हो रही है। और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो जाता है, और उनसे जो रकम की मांग की जाती है वो ज़्यादा नहीं, 1.25 लाख रुपए के आसपास की मांग की जाती है। लेकिन उस वक्त उनका जो मोबाइल नंबर था उससे वो पैसे ज़्यादा दे नहीं पाते, हालांकि फिर भी 40,000 रुपये चले जाते हैं। तो इससे भंवर जाल में आजकल लोग ज़्यादा फंस रहे हैं। कहते हैं कि जो बदलते वक्त में कुछ लूट डकैती के तरीके बदल चुके हैं। पहले घोड़ों पे चला करते थे डकैत, इकट्ठे होते थे, बंदूकें लेके जाया करते थे, गांव-गांव जाने के बाद लोगों को घेरा करते थे, उनके घर में से सोना चांदी ये सब चीज़ें लेकर विरोध करते थे तो उन्हें गोलियां मार दिया करते थे। तो पहले एक दौर में इस तरह की लूट खसोट होती थी, इस तरह से पैसे निकाले जाया करते थे। उसके बाद फिर दूसरे तरीके आने लगे, मोबाइलों से पैसे निकलने लगे। अब एक नया तरीका ईजाद हुआ है, वो तरीका है कि डिजिटल अरेस्टिंग। और इसमें जो 400 करोड़ रुपए की जो ठगी हुई है, आपको सुनकर हैरानी होगी। इसमें डॉक्टर हैं, इसमें इंजीनियर हैं, इसमें पुलिस वाले हैं, इसमें पुलिस ऑफिसर हैं, और बहुत अलग अलग तरह के इसमें
सेना से जुड़े हुए भी लोग हैं, किसी में कर्नल भी हैं, जनरल भी हैं, ऐसा कोई बड़ा बड़ा अधिकारी नहीं है। सामने वाले जब ये पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कोई हाई स्कूल फेल है, कोई 8वीं पास है। ये लोग इतने अच्छे से, इतने ढंग से बात करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि सचमुच सीबीआई के ऑफिसर हैं। यदि आपके पास ऐसा किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप फ़ोन काट दीजिए, बात सुनिए ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला ज़्यादा परेशान कर रहा है तो स्विच ऑफ कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा परेशान कर रहा है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उस नंबर से कहिए, नंबर को दिखाइएगा, कहिएगा कि मेरे पास लगातार इस तरह से फ़ोन आ रहा है और वो धमकी दे रहा है। अगर असली होगा तब आपके खिलाफ जांच जो होनी है वो तो होके रहेगी। अगर नकली होगा तो कम से कम आप बड़ी रकम लूटने से बच जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते राधा कुशवाहा हैं, प्रताप सिंह हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मोहम्मद जहांगीर अली हैं, रामचंद्र ठाकुर हैं, तुकाराम पाटिल हैं, अकरम कुरैशी, कनक, कमलेश कुमार, हासिम सिद्दीकी, प्रदीप यादव, समीर खान, भरत कुमार, नदीम सैफ़ी, दानिश अलवी, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद आकिल अंसारी, सगीर खान, इकबाल खान, गुड्डू नायक, नासिर अहमद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।